हे गाइस, वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड चेक पॉइंट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल क्या है? देखो, ये हमारा सेल साइकिल का डायग्राम है। G1 फेस है, S फेस है और G2 फेस है। ये तीनों फेस क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या क्या आता है हमारा? G1, S एंड G2। फिर आया हमारा M फेस। ये हमारा समझ लो एक पेरेंट सेल है जो G1, S और G2 से होते हुए आया M फेज में, एंड देन फिर डिवाइड कर गया दो डॉटर सेल में। ये जो हमारा सेल है ना, पेरेंट सेल, ये सेल साइकिल में दो चेक पॉइंट से गुजरता है ताकि डिवाइड कर सके। पहला G1S चेक पॉइंट जो कि G फेस और S फेस के बीच में आता है, और दूसरा G2M चेक पॉइंट जो कि G2 और M फेस के बीच में आता है। ये चेक पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है? देखो, मान लो कभी तुम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो तुम देखते हो बहुत सारा टोल बूथ आता है, बहुत सारे चेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे एक पर्सन रहता है, वो तुमसे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें सब कुछ ढूंढता है और फिर तुम्हें आगे जाने देता है। फिर तुम जब थोड़ा आगे बढ़ते हो तो ऐसी और भी चेक पॉइंट्स आते रहते हैं। मैंने सिर्फ दो ही बनाया है क्योंकि सेल साइकिल में सिर्फ दो चेक पॉइंट होते हैं। तो ये मैंने बस ऐसे तुमको एग्जाम्पल दिया है कि चेक पॉइंट्स होते क्या है। जैसे यहाँ पे कार है, कार को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो दो चेक पॉइंट से होते हुए गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे कार से पूछा जाएगा कि आपके पास, कार में जो बैठा है उससे पूछा जाएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे सेल जब डिवाइड कर रहा होता है ना, तो ये जो दो चेक पॉइंट आता है, ये जो दो चेक पॉइंट है ये देखता है कि क्या सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए, क्या सेल के अंदर वो सारे मटेरियल सिंथेसाइज हो चुके हैं, सारे एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है ताकि वो अच्छे से डिवाइड कर सके। तो इसी तरीके से सेल साइकिल में दो चेक पॉइंट आते हैं, G1S और G2M। चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं अब रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में दो चेक पॉइंट आता है, G1S चेक पॉइंट और G2M चेक पॉइंट। सेल साइकिल के रेगुलेशन में दो प्रोटीन काम में आता है, एक साइक्लिन और एक काइनेस, जिसको एक साथ कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, शॉर्ट फॉर्म CDK। होता क्या है? देखो, ये हमारा सेल साइकिल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। ये हमारा सेल जिसको डिवाइड करना है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, बट ये इनएक्टिव होता है। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो हमारा जो सेल है वो G1 से S में नहीं जा पाएगा। तो CDK को एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ATP की। किसी भी चीज को अगर तुम्हें बिगिन करना है, स्टार्ट करना है, तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा ATP के फॉर्म में। ATP आया, उसका हाइड्रोलिसिस हुआ ADP में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये अपने साथ एक और सबस्ट्रेट लाया जिसको कहते हैं G1 साइक्लिन। ये जो G1 साइक्लिन है और ये जो हमारा फॉस्फोरस है या फिर फॉस्फेट है, ये जाके बाइंड होता है इन एक्टिव CDK के साथ और एक्टिव कर देता है CDK को। ये हमारा G1 साइक्लिन और ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि बाइंड किया CDK के साथ और इनएक्टिव CDK को एक्टिव CDK में बना दिया। तो अब क्या होता है, जब हमारा CDK एक्टिवेट हो गया है तो ये जो सेल है वो G1S को क्रॉस कर जाता है, G1S चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। लेकिन इस सेल को एक कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या? उसका जो एक्टिव CDK होता है ना, वो वापस से इनएक्टिव होता है जब G1 से S में आ रहा होता है हमारा सेल। क्या होता है एक्चुअली में, जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाता है। मतलब G1 से S में आने के लिए हमारे सेल को एक फॉस्फेट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब एक्टिव CDK से हमारा जो फॉस्फेट है वो हट जाता है और G1 साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है। ये जो G1 साइक्लिन था इसका डिग्रेडेशन हो जाता है और हमारा जो CDK है वापस से इनएक्टिव हो जाता है। और ये इनएक्टिव CDK हमारे सेल में प्रेजेंट है और ये सेल आगे बढ़ रहा है G1 फेज से G2 फेज में आ गया, G2 फेज में आ गया। अब G2 फेज में आया तो वापस से अब उसे M फेज में जाना है। M फेज में जाने के लिए वापस से एक चेक पॉइंट आया, G2M चेक पॉइंट। मतलब हमारा जो इनएक्टिव CDK था उसको वापस से एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि G2M को क्रॉस कर सके हमारा ये सेल। ये जो याद रखना, ये इनएक्टिव CDK सेल के अंदर प्रेजेंट है। इस बार क्या होता है, एक ATP की जगह दो ATP की जरूरत पड़ती है इनएक्टिव CDK को एक्टिव करने के लिए। मतलब दो फॉस्फेट जाके अटैच होता है इनएक्टिव CDK से और ये जो दो फॉस्फेट है ये अपने साथ लाता है M साइक्लिन भी जाके इनएक्टिव CDK के साथ बाइंड करता है। ये देखो, ये हमारा एक्टिव CDK सेल के अंदर प्रेजेंट है। इनएक्टिव था लेकिन M साइक्लिन जाके बाइंड किया और दो फॉस्फेट जाके बाइंड किए और हमारा इनएक्टिव CDK एक्टिव हो गया और वापस से जो हमारा सेल था वो G2M चेक पॉइंट को क्रॉस कर गया। ये देखो, क्रॉस करके सेल यहाँ आ गया और अब G2M चेक पॉइंट में जब सेल आ गया है
तो सेल का जो सीडीके था उसको वापस से सैक्रिफाइस करना पड़ा। किसका? एक फॉस्फेट रिलीज हुआ, सिर्फ एक, दो नहीं, सिर्फ एक, और एक अभी भी लगा हुआ है, और एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो गया, एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो गया, और हमारा जो सेल था वो G2 से M में आ गया, G2M चेक पॉइंट को क्रॉस करके, एंड M फेज में डिवाइड कर गया दो डॉटर सेल में, दो डॉटर सेल। तो एक क्विक समरी दे देता हूं। ये हमारा जो सेल है, सेल के अंदर इनएक्टिव सीडीके प्रेजेंट है। इनएक्टिव सीडीके को एक्टिवेट करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो था वो अपने साथ G1 साइक्लिन लाया, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और G1 साइक्लिन है जाके बाइंड किए और हमारा जो इनएक्टिव सीडीके था उसको एक्टिव कर दिए, जिससे कारण हमारा सेल जो था वो G1S चेक पॉइंट को क्रॉस कर गया। बट ये चीज करते समय सेल को कुर्बानी देनी पड़ी, सैक्रिफाइस करना पड़ा। किसका? एक फॉस्फेट का, जो कि रिलीज हो गया, और G1 साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो गया, और वापस से जो हमारा सीडीके था वो इनएक्टिव हो गया। ये जो इनएक्टिव सीडीके है वो फिर S से G2 में गया, फिर इसको G2 से M में जाना था सेल को, तो जो हमारा इनएक्टिव सीडीके था उसको एक्टिव करने के लिए दो फॉस्फेट आया, दो एटीपी आया, जिसका हाइड्रोलिसिस हुआ दो फॉस्फेट में, और ये अपने साथ लाया एम साइक्लिन, और दो फॉस्फेट जाके बाइंड हुआ हमारे इनएक्टिव सीडीके के साथ और उसे एक्टिव कर गया, और हमारा सेल G2 से M में आ गया। बट वापस से G2 से M में आने के समय सेल को एक कुर्बानी देनी पड़ी। किसकी? जो हमारा एक्टिव सीडीके पे जो एक फॉस्फेट था वो रिलीज हुआ और M साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो गया। ये सब चीज सेल के अंदर चल रहा था, और फिर M फेज में हमारा सेल आया, और जो हमारा जो सेल था वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। तो G1 और S चेक पॉइंट एंड G2 एंड M चेक पॉइंट में बेसिकली क्या होता है? सेल का चेकअप होता है। सेल को देखा जाता है कि क्या सेल डिवाइड करने के लिए रेडी है, क्या सेल अच्छे से ग्रो किया है, क्या सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है डुप्लीकेट किया है। ये सब चीजें देखने के बाद सेल डिवाइड कर सकता है। अगर ये सब चीजें सेल के अंदर सही से नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा सही से, और सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, ताकि सेल सही से डिवाइड कर सके। तो यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।